पिछले बैच में आप सीख रहे थे आई के मान की गणना आप कैसे करेंगे। और आई के मान की गणना दो केस में होता है, एक केस में जब सॉल्यूट एसोसिएट होता है तब, और एक केस में जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तब। मतलब एक बार टूटता है और एक बार जुड़ता है। अभी आप केस 1 पढ़ रहे हैं जब सॉल्यूट डिसोसिएट करता है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट के बारे में आप पढ़ लिए थे, आज पढ़ रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। आपको क्वेश्चनों दिया गया था बनाने, नहीं ना? हेडिंग डालिए दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, स्टार लगा के हेडिंग डालिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे वह वैद्युत अपघट्य वह वैद्युत अपघट्य जो वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होता है, आंशिक रूप से वियोजित होता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। नीचे एरो देके लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान एक से बहुत ही कम होता है। एक से बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिख लिए क्या? अब हम आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे प्रैक्टिकली होता क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य टूटता दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इस बात को समझिए। जैसे एक गिलास पानी इधर ले लीजिए, एक गिलास पानी इधर ले लीजिए। इसमें आपको डालना है NaCl और इसमें आपको डालना है CH3COH। यह दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और यह प्रबल वैद्युत अपघट्य है। पानी में डालने के बाद ये टूटता है Na+ में और Cl- में, और ये टूटता है CH3COO- में और H+ में। अब सुनिए अंतर क्या है सो देखिए। टूटा तो दोनों, इसका 10 डालोगे 10 टूटेगा, 100 डालोगे 100 टूटेगा, 200 डालोगे 200 टूटेगा, 1 करोड़ डालोगे 1 करोड़ टूटेगा। मतलब जितना डालोगे सब टूट जाएगा। और इसके साथ क्या है, डालेगा 100 गो, 2 गो 3 गो टूटेगा, बाद बाकी जो जैसे डाला वैसे ही रह जाएगा। मतलब ऐसा यदि 100 को डालोगे ना तो उसमें 2-3 गो इस तरह से टूटता है, बाद बाकी सब वैसे ही रह जाता है। यह इसका प्रकृति है।
जैसे तुमको बताए थे ना कि किसी को मान लो 2,000 रुपया दिए, कोई गया पूरा सारा का सारा खर्च करके चला आया, और कोई ऐसा है जो 2-3 रुपया खर्च किया। ये तो उसकी अपनी प्रकृति है, और ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा पदार्थ जिसको पानी में हम डालें तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए केटायन और एनायन में। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूर्ण रूप से नहीं, बहुत आंशिक रूप से टूटता है, कुछ टूटता है, बाद बाकी जो जैसे डाले वैसे ही रह जाता है। समझ में आ गया दोनों चीज़? अब हमारा स्टार्ट होगा जो अगला टॉपिक है, केस 2। अभी तक देखिए, विलय का वियोजन होता था या विलय इलेक्ट्रोलाइट होता था तो वह भी केटायन और रिनायन में टूटता था। अब ये वाला बात हो, ये वाला बात हो, या PCl5 जो टूटा था PCl3 और Cl2 में, वो वाला बात हो, इस सब केस में आपके हाथ में विलय के कण की संख्या कुछ और रहेगी, और जब विलयन के अंदर वो चला जाएगा तो कुछ और हो जाता है, और जो होता है वह उस संख्या से ज़्यादा होता है जो आप सोच रहे हैं। जैसे NaCl का आप डाले एगो और अंदर में जाके हो गया 2 गो, यानी इस केस में वियोजन चल रहा था और इस केस में लगातार विलय के कणों की संख्या बढ़ रही थी। अब हम एक ऐसा केस पढ़ने वाले हैं जिसमें विलय के कण की संख्या बढ़ेगी नहीं, बल्कि विलय के कण की संख्या घट जाएगी। तो लिखेंगे केस 2, लिखेंगे जब विलयन में, केस 2 डाल के, जब क्या हुआ? केस 1 नहीं हुआ था, इसीलिए तो बोल रहे हैं केस 2। अब कल तो केस 1 हुआ है। देखिए, तो केस 1 नहीं मिला आपके कॉपी में? देखिए, जब विलय का वियोजन हो या विलय वैद्युत अपघट्ट हो, ऐसा लिखे होंगे आप। लिखे केस 2, लिखेंगे जब विलयन में विलय का, जब विलयन में विलय का संगुणन होता है। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। जब विलयन में विलय का संगुणन होता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिए, दिक्कत है तो लिख लिए। देखो इधर, अब कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ देखना है, समझना है। मान लीजिए हमारे पास A है और A का हम 2 गो कण लिए, एक इस हाथ में लिए और एक इस हाथ में लिए, और इसको हम किसी विलायक में डालें, और विलायक में जाने के बाद ये दोनों A अलग अलग नहीं रहा और दोनों आपस में जुड़ गया। यानी हम एक हाथ में एक A, दूसरा में दूसरा A लिए, तो हमारे पास कितना कण था? 2, और जब पानी के अंदर गया तो दोनों आपस में जुड़ गया, तो अब दोनों मिलके एक हो गया। यानी हम डाले 2 कण, अंदर में जाके हो गया 1 कण। इसका तो संगुणन हुआ। हो सकता है यहाँ 2 नहीं 3 हो, 3 कण आपस में जुड़ के A3 बना दिया, 4 कण आपस में जुड़ के A4 बना दिया। यानी यहाँ लगातार क्या हो रहा है? संगुणन की घटना हो रही है। ये अब कहने का ये मतलब है कि हम कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम परफेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं ले सकते कि 2, 3, 4, 5। हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं? n। तो ये क्या हो जाएगा? n। यानी A का n मॉलिक्यूल AN के कितने मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है? 1 का। मतलब बहुत सारा मिलके 1 हो रहा है। यही ना हुआ एसोसिएशन का मतलब। अब मान लीजिए कि पानी में मिलाते वक्त आप A का 1 मोल लिए शुरू में, तो ये कितना? बोलिए, 0 होगा कि नहीं? T बराबर 0 का मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब अभी हम एक सेटअप तैयार कर रहे हैं जिसमें हम ये काम करने वाले हैं। अब बताइए, अब ये चेंज होगा तो 1 में जो खर्च होता है उसी को हम अल्फा कहते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको माइनस अल्फा कह दें, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पर 2-3 तरह की बातें हो सकती है। 1 मोल लिए, 1 को मोल रिएक्शन कर लिया, यानी पूरा का पूरा खर्च हो गया, यानी अल्फा का मान 1, 1 लिए 1 खर्च हुआ, यानी रिएक्टेंट के नाम पर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जरूरी थोड़े है कि पूरा का पूरा खर्च हो ही जाए, हो सकता है कम में खर्च हो। 80% एसोसिएशन हुआ तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.8। अब कोई बता सकते हैं कि यदि ये अल्फा से खर्च हुआ A, तो AN बनेगा कितना? बोलिए। अल्फा नहीं, अल्फा बाय n।
और आप यदि परेशान हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात है थोड़ा घुमा हुआ। समझिए कैसे अल्फा बाय एन। ए का एन मॉलिक्यूल, ए एन के कितने मॉलिक्यूल का निर्माण करता है? एक का। तो एन मिलेगा तब एगो बनेगा, तो एगो मिलेगा तो कितना बनेगा? तो मिला कितना है? जो खर्च हुआ है वही ना मिला है। तो अल्फा कितना बनाएगा? ए बाय एन गुना अल्फा, यानी अल्फा बाय एन। समझ में आया कि कैसे अल्फा बाय एन बनेगा? यानी ये अल्फा बाय एन बनेगा। देखते हैं कितना छोटा छोटा बात रहता है जिसको पकड़ना होता है। और एक बात भी यदि हल्का सा भी उल्टा पुल्टा हो जाए ना, पूरा का पूरा रिजल्ट टेड। इसीलिए बहुत कंसस रहना पड़ता है सब चीज़ में। टाइम टी पर ये बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाय एन। अब बताइए कि ए का इतना बचा रह गया विलियन में, और ए एन का इतना बन गया, तो कुल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? इतना प्लस इतना। जो बचा है 100 और जो बना 100, दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल मोल आफ्टर क्या? एसोसिएशन। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। अच्छा, टोटल लिया गया मोल कितना है? तो लिए गए मोल को ही ना कह सकते हैं टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन। कितना लिए थे? एक। टोटल मोल बिफोर, ये शॉर्टकट में एसोसिएशन लिखा हुआ है। संगुणन के पश्चात कुल मोल, संगुणन से पहले कुल मोल। तो ये हो गया एक। आपको याद है आई बराबर होता था संगुणन के पश्चात या वियोजन के पश्चात और उससे पहले। तो ये कह दें 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अब बटा एक। यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय। देखिए आई निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया। लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब एसोसिएशन हो रहा हो, जब संगुणन हो रहा हो। और कल आप पढ़े थे आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये तभी वैलिड है जब डिसोसिएशन हो रहा हो। और दोनों केस में वियोजन के मात्रा की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में अल्फा का यूज हो गया है। तो अल्फा पर विशेष ध्यान रखेंगे आप। जैसे आपको कह दिया 80% संगुणन हो रहा है, यानी अल्फा का मान 0.8। 100% संगुणन हो रहा है, यानी अल्फा का मान 1। क्लियर है ये चीज़? उतारिए। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा कैसे निकालेंगे? सुनो, अभी तुम जो लिखा हुआ है इसको पूरा यहाँ तक आओगे, इसके लिखिए, लो पहले लिखो तो। यदि वहाँ इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं संगुणन के पश्चात कुल मोल, और नीचे वाला जो इंग्लिश है उसको लिख सकते हैं संगुणन के पहले कुल मोल। n का मान 2 होगा डाइमर के लिए, n का मान 3 होगा ट्राइमर के लिए। अब ये डाइमर और ट्राइमर किसको कहते हैं? 2 चीज मिलके एक हुआ डाइमर, 3 चीज मिलके एक हुआ ट्राइमर, 4 चीज मिलके एक हुआ टेट्रामर, बहुत सारा चीज मिलके एक हुआ पॉलीमर। तो डाइमर ट्राइमर का बात आता है, इसको हिंदी में द्विलक त्रिलक कहते हैं।
इसको ना हिंदी में कहते हैं द्विलक। लक का मतलब अणु होता है। अरे बुर्बक, वहां लिखना नहीं है, ये बाद में लिखना है, इस फॉर्मूला के बगल में। आगे बढ़े क्या? देखो, मिटा रहे हैं इसको। सुनिए, अब आई बराबर होता है 1 + n - 1 अल्फा, यही ना होता है? ये कब होता है? फॉर डिसोसिएशन। याद है ये चीज? अब हमारी बात सुनिएगा, ये क्या है? एक, और ये है n - 1 अल्फा, यही है ना? तो एक में कुछ चीज जुड़ न रहा है, हाँ या ना? तो एक में जब कुछ चीज जुड़ रहा है तो निश्चित है कि आई का मान इस बार एक से ज्यादा होगा। यानी जब जब डिसोसिएशन होगा आई एक से अधिक होगा। अब समझे बात को? दूसरा फॉर्मूला जब पढ़े थे, आई बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा बाय एन था ना? अरे यहाँ अल्फा बाय एन है ना? कब? फॉर एसोसिएशन। तनी सुनो पहले हमारी बात। यदि हम यहाँ पर हम अल्फा बाय एन अभी नहीं लिखते हैं, मान लो एन को छोड़ देते हैं, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, क्योंकि प्लस अल्फा माइनस अल्फा बराबर है और वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव है। लेकिन जरा सोचिए कि यदि आप अल्फा बाय एन किए तो एन का मान 2 3 4 कुछ तो लेबे करेंगे। तो अल्फा को जब कुछ चीज़ से आप भाग दे दिए तो ये वैल्यू छोटा पड़ने लगेगा ना। भाग दे के वैल्यू को छोटा कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाला वैल्यू छोटा पड़ जाएगा और निगेटिव वाला वैल्यू बड़ा पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक में से तो कुछ घट जाएगा, और एक में से जब कुछ घट जाएगा तो इसका मान निश्चित है कि एक से कम हो जाएगा। इस बात को समझे हम क्या बोले? जैसे आप n का मान ले लीजिए 2, तो ये हुआ आधा गो अल्फा, ये है पूरा अल्फा। पूरा अल्फा में आधा गो अल्फा घटा देंगे तो आधा गो अल्फा बचेगा, लेकिन साइन तो निगेटिव रह जाएगा। तो एक में अल्फा बाई 2 घटा न देंगे आप, तो एक में कुछ घटा रहे हैं आप। यदि आप एक में कुछ घटा रहे हैं तो निश्चित है कि आई का मान एक से कम होगा। तो इस केस में जब जब एसोसिएशन होगा आई का मान आपको एक से कम आएगा। तो 2 केस पढ़ लिए, जब डिसोसिएशन हुआ तब, जब एसोसिएशन हुआ तब। अब यह भी पढ़ लीजिए कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ हो ही नहीं, तो जानिए उस केस में आई का मान 1 होता है। फॉर नॉर्मल सॉल्यूट। नॉर्मल सॉल्यूट वही उसी को कहते हैं जो ना टूटता है ना ही जुड़ता है, जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया। अब देखिए कैसे एक आ जाएगा मान। एक डाले एक ही रहा, एक डाले एक ही रहा, तो n का मान कितना हो जाएगा? 1। n का मान 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो अब जब जब चीनी नजर आए, ग्लूकोज नजर आए, यूरिया नजर आए, आई के लिए सोचना ही मत, याद रखिए उसके लिए आई का मान 1। लेकिन वैसा कोई सॉल्यूट आ जाए जो टूट रहा हो या जुड़ रहा हो, तब आपको आई का मान कुछ मानना नहीं है, बल्कि तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिसोसिएशन हो रहा है तब इस फॉर्मूला से, और एसोसिएशन हो रहा है तब इस फॉर्मूला से, और इस तरह से आप आसानी से काम कर सकते हैं। उतारिए। सब कुछ यहीं कर लेगा, धीरज रखो।
लिख लिए क्या? मिटाना है इसको। एक चीज देखो इधर, पाई बराबर तुम पढ़ा था W/MV/RT। डेल्टा टी भी बराबर पढ़ा था KB गुना A गुना 1000 बटे B गुना M। तुम एक चीज देखो, यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ना, सब का फॉर्मूला आप देखिएगा तो सब में मॉलिक्यूलर वेट आपको नीचे ही नजर आएगा। और मॉलिक्यूलर वेट के नीचे होने का मतलब इसके साथ इसका उल्टा संबंध हो जाना है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बढ़ने से घटेगा, घटने से बढ़ेगा। ये एक विशेष बात बता रहे हैं जो कभी कभार हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, बाद में लगेगा आपको कि सर बताया ही नहीं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस बात से ये समझ में आया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। अब थोड़ा सुनिए, हम लोग I बराबर पढ़े थे एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब बटे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही नहीं पढ़े थे। अब सुनिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का संबंध मॉलिक्यूलर वेट के साथ उल्टा है, तो हम यहां पर I बराबर लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बटा में क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस बात को समझे कि हम कैसे लिख दिए। तो ऐसी स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बटा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। अब आप कहेंगे सर ये पढ़ने से फ़ायदा नहीं बुझाया हमको कुछ। देखिए फ़ायदा है। आप अभी तक जितना भी इस तरह का फॉर्म आप देखें, सब में एक्सपेरिमेंटल ऊपर था और कैलकुलेटेड नीचे था। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के केस में कैलकुलेटेड ऊपर है और एक्सपेरिमेंटल नीचे है। अब समझिए इस बात को कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। इधर देखना, अभी तुम देखा था कि A कन्वर्ट कर रहा था किस में? A2 में। तो A यहाँ अकेला है, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ोगे तो एक A का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा। लेकिन पानी में जाने के बाद A2 हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट दुगुना हो गया। तो रॉल्ट सोच रहा है कि मेरे हाथ में 2 A है और A का मॉलिक्यूलर वेट जितना है उतना है। लेकिन अंदर में जाने के बाद जब वो एसोसिएट हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट जुड़ जाएगा ना। तो यहाँ से निकलेगा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ से निकलेगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से कोई एक दे दे तो दूसरा निकाला जा सकता है। किसकी मदद से? I की मदद से। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और देखिए, CH3COOH, इसको आप जब बेंजीन में डालते हैं ना तो कन्वर्ट कर जाता है CH3COH का होल 2 में। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा ना तो इसका लगभग 60 आता है, शायद 60 आता है, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, इसका 60 आता है। लेकिन यदि ये होल 2 हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 हो जाएगा। तो रॉल्ट साहब तो अपने हिसाब से सही थे, उन्होंने सोचा कि अरे यार हम तो एसिटिक एसिड डाले हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। लेकिन वो ये सोच ही नहीं पाए कि ये अंदर जाके जुड़ जाएगा, और अंदर जाके जुड़ेगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से दुगुना का संबंध है। डाइमेराइज हुआ, ट्राइमेराइज हो जाता तो 3 गुना बढ़ जाता। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट में भी परिवर्तन हो जाता है। चूँकि जो चीज़ डाले वही रहता तो मॉलिक्यूलर वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन डाले छोटा पार्टिकल और अंदर में जाके हो गया बड़ा पार्टिकल, तो निश्चित है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया होगा। उतारिए इसको। कहाँ से? इधर से ना उतारेगा, ये उतारिए, यहाँ से यहाँ तक आइए और यहाँ के बाद ये उतारिए।
इतना थ्योरी तो यदि समझ गए हो ना तो तुमसे सॉल्यूशन का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। हो गया चैप्टर समाप्त न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। अब थोड़ा बहुत बात बचा हुआ है जिसमें आप पढ़ेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, हेनरी का नियम, सॉल्युबिलिटी विलेयता जिसको कहते हैं। तो ये सब 1-2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। विलयन में विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एक्चुअल में देखो ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इस वजह से टाइम लग रहा है पढ़ाने में। अब होता क्या है कि हमको लिखना पड़ता है, फिर तुमको लिखना पड़ता है, दोबारा टाइम लगता है, फिर समझाने में उतना टाइम लगता है। एक ही चीज़ में 3 बार टाइम लगता है। डिजिटल बोर्ड के थ्रू इस एक टाइम को कम किया जाएगा। सारा कंटेंट वहाँ लिखा हुआ रहेगा, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ लिखोगे। चार 5 दिन के अंदर बोर्ड लग जाएगा। निकल चुका है दिल्ली से, वो फॉरवर्ड है, वो देखे ना, ट्रैक करना पड़ेगा कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ से यहाँ नहीं, ये बिहार में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, वो दिल्ली से आता है। होली से पहले ही लगता है लग जाएगा। अब हमको सबसे बड़ा लफड़ा है इस पूरे बोर्ड को कटवाने में, बहुत तमाशा है इसमें। उतार ली क्या यहाँ तक? अच्छा, कॉपी किताब बंद कर लिया? नहीं नहीं, बंद नहीं करना है, इधर देखिए आप। अब पूरे चैप्टर में अभी तक जितना बात पढ़े हैं उसको हम समराइज कर रहे हैं और सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस सब की आपको सडनली ज़रूरत पड़ेगी। आप कॉपी में खोजते रहिएगा, मिलेगा नहीं आपको। सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें आई से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे वो अलग है और आज जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो अलग है। वहाँ कहीं भी आई का चर्चा नहीं है, यहाँ हर जगह आई का चर्चा होगा यदि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित है तो। फटाफट लिखते जाइए। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर आई गुना, याद है इसको स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिखे थे। आगे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू, याद कीजिए W1 बाई M1 बटे W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2 के फॉर्म में लिखे थे। अच्छा, पी नॉट माइनस पी एस को हम लोग डेल्टा पी भी तो लिख सकते हैं। डेल्टा पी बाई पी नॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी तो लिख सकते हैं। तब तो यह भी फॉर्मूला बन सकता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई गुना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यह सब फॉर्मूला किससे संबंधित है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक चीज देखिए, हम कभी डेल्टा पी लिखें, कभी पी नॉट माइनस पी एस लिखें, एक्चुअल में डेल्टा पी बराबर ही ना होता है पी नॉट माइनस पी एस। तो यह सारा का सारा फॉर्मूला था आर एल वी पी से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। छापिए इसको पहले।
इस सब में तो आपको रुकना नहीं चाहिए, इस सब में तो सिर्फ हम आई से गुना करें, बाद बाकी सब बात आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो सोच लीजिए, आप समझ लीजिए आप बकलोल हैं या फिर क्लास रेगुलर नहीं किए हैं। अब दूसरा तीसरा आसान है, छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। आप याद कीजिए डेल्टा टी बी बराबर पढ़े थे हम लोग के बी गुना एम। आज गुना कर दिए हम सिर्फ किस चीज़ से? आई से। इसको कहे थे टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी गुना एम। इसी को हम कह सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी गुना, ये हो जाएगा मोल प्रति के जी। याद वाद है या भूले आप? भूल गए? ले यहीं पर टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी गुना, इसको कह सकते हैं ए गुना 1000 बटा बी गुना मॉलिक्यूलर वेट। यह किसका फॉर्मूला है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ बराबर, ये डेल्टा टी एफ को हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ, आई गुना के एफ इंटू एम। टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर आई गुना के एफ गुना मोल प्रति के जी। और यहीं से एक लास्ट टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर आई गुना के एफ गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। यहाँ भी 4 फॉर्मूला। यह सब संबंधित है किससे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। और मात्र 3 फॉर्मूला संबंधित है ऑस्मोटिक प्रेशर से। मजा आ रहा है? अब नहीं ना आएगा? अब नहीं आएगा, अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। बस ऊपर मिटा रहे हैं। पाई बराबर हम लोग पढ़े थे सी आर टी, तो आज गुना हो जाएगा आई से। पाई बराबर आई गुना सी को लिखे थे एन बाई वी, तो एन बाई वी आर टी। और ये लास्ट पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू बाई एम भी आर टी। यह तीनों किससे संबंधित है? ऑस्मोटिक प्रेशर से। जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला है उसमें आई से गुना करेंगे, बाद बाकी में आई से गुना नहीं करेंगे। जैसे पी ए बराबर आप याद कीजिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए पढ़े थे, पी ए बराबर वाई ए इंटू पी एस पढ़े थे, ये राल्ड्स के अनुसार और ये डाल्टन के अनुसार। एक और फॉर्मूला यहीं पर पढ़े थे, पी एस बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 78 छोड़कर क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 100 तक, ये सब आपको अगले 5 दिन में बनाना है। आज से आप शुरू हो जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि आपका अगला संडे को क्लास हो और क्लास न्यूमेरिकल का होगा। कल इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन से संबंधित बातें होंगी। आज के लिए बस इतना ही।